So very good evening to all of you. आवाज वगैरह क्लियर है मला सगळ्यांना? Yes. आपण आपला गव्हर्नर पूर्ण चॅप्टर झाला तर की बाकीचं गव्हर्नर मध्ये डिस्कस करण्यासारखं. Anything left? बाकी था या we have finished it. Rupesh. Oh, we have finished it. Vice President भी start हो गया था. Vice President start हो गया था? Yep. Okay. So let's start from the beginning. So what we have discussed, I will share a screen with you. Okay, so rest of chapter थोड़ा सा स्टार्टिंग से देख लेते हैं. छोटा सा चैप्टर है, so ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इसमें. So पहले हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक में मैंने आपको ये बताया था ये सारी चीजें. So vice president is the second citizen of India after the president. President is the first citizen. Okay. So after this, we have seen the election process of the vice president as well. So just like president's election process, vice president का थोड़ा सा प्रोसेस अलग है. ओके, इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, लेकिन इनके इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होता है? इलेक्टोरल कॉलेज का मतलब होता है इलेक्शन में जो इन्वॉल्व होते हैं प्रेसिडेंट के या वाइस प्रेसिडेंट के, उनका जो जो चीज वहां पे जो जो लोग वहां वोटिंग करते हैं उनको बोला जाता है इलेक्टोरल कॉलेज. सो हम तो वोटिंग नहीं करते वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट को, बिकॉज उनका जो इलेक्शन होता है वोटिंग जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है. ओके, इसलिए वी डोंट वोट, हम यहाँ पे वोटिंग नहीं करते. दूसरी यहाँ पे चीज है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री. He is accorded a rank next to the president in the official order of precedence. Already discussed किया था. This office is model on the lines of the American vice president. ये अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट के लाइन पे ये हमने लिया है वाइस प्रेसिडेंट. ओके, और गवर्नर हमने लिया था कैनेडियन मॉडल पे आधारित. सो नेक्स्ट इलेक्शन में देखा था यहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज यहाँ पे इनका होता है इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें दोनों सभागृहों के सदस्य रहेंगे, लोकसभा या राज्यसभा दोनों के रहेंगे. बाकी विधानसभा वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं होती वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. बिकॉज क्या उसका रीजन क्या है? बिकॉज ही इज नॉट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स. स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव कौन होता है? स्टेट्स को कौन रिप्रेजेंट करता है? प्रेसिडेंट करता है. इसलिए वहाँ स्टेट्स भी इन्वॉल्व होती है, बिकॉज प्रेसिडेंट का जो भी डिसीजन होता है उस पर स्टेट्स पे इम्पैक्ट होता है, तो इसलिए स्टेट्स उनकी वोटिंग में इन्वॉल्व होती है. वाइस प्रेसिडेंट का ऐसा कुछ नहीं होता है. ठीक है. सो दस दिस इलेक्टोरल कॉलेज इज डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट. ओके, जैसे कि नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. पार्लियामेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ओके, और जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दोनों में यहाँ पे शामिल होते हैं इनके इलेक्शन में. ठीक है. तो इन केस ऑफ प्रेसिडेंट कौन होता है? ओनली इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं. इट डज नॉट इंक्लूड द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, या विधानसभा के मेंबर्स वगैरह नहीं होते उनके इलेक्शन में. सो इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट लोकसभा के एज वेल एज राज्यसभा एज वेल एज विधानसभा सारे राज्यों की उससे भी इन्वॉल्व होते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में. डॉक्टर भैया ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया. ये भी हो गया था. हाँ सर, ये भी हो. क्वालिफिकेशन एंड कंडीशंस एंड वोट. क्वालिफिकेशन सिंपल है, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 इयर्स उनकी एज कंप्लीट होनी चाहिए, और राज्यसभा का जो मेंबर होता है, मेंबर चुन के आने चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए उसके लिए. और दूसरा होता है कि शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उन्होंने नहीं होल्ड करना चाहिए.
अंडर किसी भी स्टेट अथॉरिटी या फिर सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर में, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। दूसरा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक चीज बोली है कि बट सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन, गवर्नर ऑफ एनी स्टेट एंड अ मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ एनी स्टेट is not deemed to hold any office of office and hence qualified for being a candidate for vice president. देखो यहाँ उन्होंने बोला है सिटिंग प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं यूनियन के, और गवर्नर होते हैं राज्यों के, मिनिस्टर होते हैं यूनियन के, और एनी स्टेट इज नॉट डीम्ड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो इनको किसी भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना पड़ता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कोई भी ऐसी पोजीशन जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है और जिससे इनको कुछ पे वगैरह किया जाता होगा, ठीक है, डबल अथॉरिटी हो जाएगी, सो इसलिए वहां पे नहीं चलता। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया बेसिक। विषय हो गया था नॉमिनेशन ऑफ candidate for election to the office of vice president must be subscribed by at least 20 electors as proposals and 20 electors हो गया। डिपॉजिट आरबीआई में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना पड़ता है विदाउट अफर्मेशन। Before entering upon his office, the vice president has to make and subscribe to an oath of affirmation. इनको ऑफिस में एंटर करने से पहले वो थोड़ा शपथ लेने की जाती है। उसमें वो शपथ क्या लेते हैं टू बियर ट्रू फेथ एंड अलेजियंस टू द Constitution of India, okay, and to faithfully discharge the oath of office to the vice president is administered by the president or some person appointed in that behalf. कंडीशंस उनके ऑफिस की क्या होती है? दो कंडीशन होती है। पहला कंडीशन होता है कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फॉलोइंग टू कंडीशंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है he should not be a member of either house of parliament, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, if any such person is elected vice president, he is deemed to have vacated his seat in that house on the date on which he enters upon his office as vice president. He should not hold any other office of office. तो कोई भी अदर ऑफिस ऑफ ऑफिस में नहीं होल्ड करना चाहिए। ये सारी चीजें होती है। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर हम देखेंगे। So term of office के टर्म क्या होती है? वाइस प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल के लिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करते हैं फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। जिस डेट से वो ऑफिस में आएंगे उस डेट से 5 साल इनका ऑफिस का ड्यूरेशन होता है। However, he can resign from his office at any time by addressing the resignation letter to the president. प्रेसिडेंट के पास अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं, कभी भी रिजाइन कर सकते हैं ऑफिस, और या फिर उनको निकाला भी जा सकता है उनके ऑफिस से उनका 5 साल का टर्म खत्म होने से पहले। फॉर्मल इम्पीचमेंट जो होता है उनके निकालने के लिए, उनको निकालने के लिए ऑफिस से किसी भी फॉर्मल इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इम्पीचमेंट किसके लिए किया जाता है? प्रेसिडेंट के लिए किया जाता है। इम्पीचमेंट कुछ नहीं, बस उनको निकालने का प्रोसेस होता है, उसी को इम्पीचमेंट बोला जाता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मल इम्पीचमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर हिज रिमूवल। उनको निकालने के लिए कोई भी इम्पीचमेंट की जरूरत नहीं होती। ही कैन बी रिमूव्ड, उनको निकाला जा सकता है by a resolution passed by majority of all being members of the Rajya Sabha and agreed by to the Lok Sabha। देखो उनको निकालने के लिए राज्यसभा के सारे मेंबर्स की वहाँ मेजोरिटी लगती है उनको निकालने के लिए, और लोकसभा की भी कुछ मेजोरिटी लगती है। इसका मतलब ये होता है कि दिस रेजोल्यूशन शुड बी पास इन द राज्यसभा बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी का मतलब होता है राज्यसभा की कितनी मेंबरशिप है, कितने मेंबर्स है राज्यसभा में? 245। तो टोटल मेंबर्स वहाँ प्रेजेंट लगेंगे, इनको बोला जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी। स्पेशल से ज्यादा
क्या होता है, इफेक्टिव मेजोरिटी होती है, ठीक है। और लोकसभा उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगा उस बिल को, उनके निकालने का रेजोल्यूशन। सो इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट एक चीज यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है कि इफेक्टिव मेजोरिटी जो होती है इंडिया में, वो एक टाइप ऑफ स्पेशल मेजोरिटी होता है एंड नॉट अ सेपरेट वन। वो कहीं कोई सेपरेट नहीं है, बस स्पेशल मेजोरिटी का एक टाइप होता है। तो इसीलिए ये जो रेजोल्यूशन होता है, दिस रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द राज्यसभा, ये राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है एंड नॉट इन द लोकसभा, और ये लोकसभा में नहीं होता है। So, but no such resolution, ऐसा कोई भी resolution can be removed unless at least 14 days advance notice has been given. जब तक वाइस प्रेसिडेंट को 14 डेज की एडवांस नोटिस नहीं दी जाती, तब तक ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन पास नहीं किया जाएगा उनको निकालने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट रेजोल्यूशन पास नहीं होता है। फर्स्ट 14 डेज की उनको जो होता है ना, जैसे 14 डेज की प्राइमरी प्रायर नोटिफिकेशन को दी जाएगी। ठीक है, so notably no ground has been mentioned in the constitution for his removal. उनको निकालने का कोई भी ग्राउंड, कोई भी ऐसा दूसरा रीजन नहीं है। ठीक है, कोई मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। वाइस प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ ऑफिस, जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। जैसे कि कोई पर्सन 5 साल उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, उनका 5 साल का टर्म खत्म होने के बाद, ठीक है, तो वो अपना ऑफिस कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों करेंगे कंटिन्यू? जब तक उनका उत्तराधिकारी नहीं आता है, तब तक, जब तक कोई सक्सेसर नहीं आता है, वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनता कोई नया पर्सन, तब तक वो कंटिन्यू करेंगे। इज आल्सो एलिजिबल फॉर इलेक्शन, वो री-इलेक्शन के लिए भी या वो एलिजिबल है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। तो जैसे इलेक्शन में कि दोबारा अगर एक बार 5 साल पूरा किया उसने अपना टर्म कंडीशन, फिर से 5 साल हो तो इलेक्शन यानी कि लड़ सकते हैं और फिर से वाइस प्रेसिडेंट को बन सकते हैं। He may be elected for any number of terms, कितने भी नंबर ऑफ टर्म्स उनको इलेक्ट किया जा सकता है, कितने भी टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हैं, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। ये यहाँ तक हम रुके थे आगे। वैकेंसी इन ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट की वैकेंसी कैसे खाली होती है? द इंडिया लोकसभा में ऐड नहीं आती उसको। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वाइस प्रेसिडेंट का चलो फॉर्म पूरा अप्लाई कर लो। ठीक है, जनरली वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस जो होती है कैन ऑकर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज, किसी भी तरह वो ऑकर हो सकती है। नंबर 1, ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर ऑफ 5 years, नंबर 1। दूसरा, बाय हिज रेजिग्नेशन ऑन हिज रिमूवल। ठीक है, बाय हिज रेजिग्नेशन ये हो गया। तीसरा, ऑन हिज रिमूवल, और फोर्थ है बाय हिज डेथ, और फिफ्थ है अदरवाइज, फॉर एग्जांपल when he becomes disqualified to hold office or when his election is declared void। ठीक है, तो ये सारी चीजें नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इस तरह उनको निकाला जाएगा। ओके, so when the vacancy is going to be caused by the expiration of the term of the sitting vice president, an election to the vacancy, देखो क्या उन्होंने बोला, जब वैकेंसी जैसे होती है उनमें इलेक्शन उसकी is caused to be by the expiration of term of sitting vice president, उनका जब 5 साल खत्म हो जाता है तब उनकी वैकेंसी क्यों, तो उनका इलेक्शन का वाइस प्रेसिडेंट। और उनकी जो नया जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो उनके टर्म खत्म होने से पहले उनको कंडक्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि बस भाई इसके 5 साल खत्म होने दो उसके बाद फिर हम आपका इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 5 साल खत्म होने से पहले वो इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते। If the office falls vacant by resignation, okay, अगर ऑफिस वैकेंट होता है रेजिग्नेशन से, उन्होंने अगर रेजिग्नेशन दिया है और उसके कारण अगर ऑफिस उनका वैकेंट होता है, ठीक है, तो फिर या फिर उनको रिमूव कर दिया गया या फिर उनकी डेथ हो गई या फिर उनको ऐसा कोई भी ऐसा रीजन हो गया जिसकी वजह से उनका ऑफिस वैकेंट हो गया, तो इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं, शुड बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द occurrence of the vacancy।
जैसे वैकेंसी में तब उसी टाइम पे इलेक्शन होता है। सो न्यूली इलेक्टेड जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं रिमेन्स इन ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 5 years। तो 5 साल जब कोई नया प्रेसिडेंट आएगा वाइस प्रेसिडेंट तो तब वो उनका 5 साल उनका टेन्योर रहेगा। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, तो फ्रॉम द डेट ही अज्यूम्स चार्ज ऑफ हिज ऑफिस। पावर एंड फंक्शन, उसके बाद में पावर फंक्शन उनकी क्या होती है थोड़ा देखिए। इनका पावर फंक्शन थोड़ा प्रेसिडेंट से अलग है, कुछ सिमिलर है कुछ अलग है। सिमिलर तो मस्ट बी यानी कि प्रोबेबली नहीं है, ना के बराबर है। सो हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, सो पावर्स एंड फंक्शन के देख लेते हैं यहाँ पे। सो फंक्शंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर टू फोल्ड। वाइस प्रेसिडेंट के जो फंक्शन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो ही एक्ट एज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के वो चेयरमैन होते हैं, वो स्पीकर जैसे हम बोलते हैं ना। लोकसभा का स्पीकर कौन होता है? लोकसभा से एक सभासद, जो लोकसभा का सभासद होता है, खासदार होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको इलेक्शन यानी कि उनको अपॉइंट किया जाता है लोकसभा के सभापति। सिमिलरली वाइस प्रेसिडेंट होते हैं लोकसभा राज्यसभा के सभापति यानी कि चेयरमैन या अध्यक्ष होते हैं राज्यसभा के। सो इस केस में इन दिस कैपेसिटी इस पावर, उनकी पावर और फंक्शन जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं टू दोज ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर जैसे होते हैं। सो इन दिस रिस्पेक्ट, इस रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए, ये रिजेंबल्स द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट हु आल्सो एक्ट्स एज द चेयरमैन ऑफ द सीनेट, द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन लेजिस्लेचर। अमेरिका में सीनेट होता है, सीनेट होता है हमारा जैसे राज्यसभा है, वैसे अमेरिका में उसको सीनेट बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। लोअर हाउस हमारा क्या है? लोकसभा है। और अमेरिका का लोअर हाउस क्या होता है? द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और उनका सीनेट क्या होता है? हमारे राज्यसभा जैसा। जैसे अमेरिका के सीनेट के जो चेयरमैन होते हैं, चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके। सिमिलरली इंडिया की जो राज्यसभा है, राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए उनका ऑफिस और हमारे गवर्नमेंट का वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस सेम है। सो हमने वहां से लिया है वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस। He acts as president when a vacancy occurs in the office of president। जब प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन कर देते हैं, जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है, इनको निकाला जाता है, या फिर प्रेसिडेंट का मृत्यु हो गई, या फिर ऐसा कुछ रीजन हो गया, जब प्रेसिडेंट नहीं होती, उनकी वैकेंसी, जब उनका ऑफिस वैकेंट हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट काम करते हैं। ठीक है, सो ही कैन एक्ट एज प्रेसिडेंट ओनली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months। तो प्रेसिडेंट का रोल वो कब तक निभाएंगे? 6 महीने तक निभाएंगे। तो उसके बाद, उसके पहले उनका नए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये परमानेंट थोड़ी ना रहेंगे। वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ 6, याद रखना, सिर्फ 6 महीने तक वो वाइस प्रेसिडेंट का काम निभाएंगे वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद वो फिलअप करने पड़ते। ठीक है, ये हमने यहाँ तक ये देख लिया। सो 6 months within which a new president has to be elected. So further, when the sitting president is unable to discharge his function due to absence, illness, or any other cause, vice president discharges his functions until the president resumes his office. So इसे यहाँ पे क्या बोला गया? जब सिटिंग प्रेसिडेंट उनके फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते बिकॉज वो एब्सेंस है, यानी कि एब्सेंट है, कहीं पे गए होंगे प्रेसिडेंट, या बीमार है, अच्छा उनको यानी कि थोड़ा जो गया होगा, बीमार है, या फिर कोई अदर रीजन होगा, जब प्रेसिडेंट उनके फंक्शंस को परफॉर्म नहीं करते तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी भूमिका निभाते, जब तक वो अपना ऑफिस रिज्यूम नहीं करते प्रेसिडेंट तब तक। While acting as president or discharging the functions of president,
जब वो प्रेसिडेंट का फंक्शन निभाते हैं यानी कि भूमिका बजाते हैं या फिर उसको डिस्चार्ज करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट उनके फंक्शन नहीं परफॉर्म करते, वो तब राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होते। जब वो प्रेसिडेंट का काम करते हैं तब वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होते। सो इस टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग दिस पीरियड इस समय those duties are performed by the deputy chairman of legislature. So while acting as president or discharging the functions of president, so the vice president does not perform the duties of the office of the chairman of Rajya Sabha. Okay, so during this period में क्या होता है, those duties are performed by the deputy chairman of Rajya Sabha. तो वाइस प्रेसिडेंट जब प्रेसिडेंट का काम करते हैं तो वो राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होते। तो राज्यसभा के चेयरमैन का काम कौन करेगा फिर? जो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं तब वो राज्यसभा के चेयरमैन का काम करते हैं। सो वाइस प्रेसिडेंट का काम वो निभाते हैं, राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन। सो यहाँ पे बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड एनी एमोल्यूमेंट्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी। ओके, यहाँ पे ये बोला गया, सो इस समय पे क्या होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड एनी एमोल्यूमेंट्स फॉर द वाइस प्रेसिडेंट इन दैट कैपेसिटी। तो कुछ ऐसे एमोल्यूमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने वाइस प्रेसिडेंट के लिए डिसाइड नहीं किए हैं। सो ही ड्रॉस हिज रेगुलर सैलरी इन हिज कैपेसिटी एज एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो राज्यसभा के चेयरमैन की उनको सैलरी मिलती है, तो एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनकी ऐसे कोई डिफरेंट सैलरी नहीं है। जो सैलरी मिलती है उनको वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, सॉरी चेयरमैन के अकॉर्डिंग मिलती है, तो चेयरमैन इससे उनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, सो अगला हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इन 2018 में पार्लियामेंट ने चेयरमैन राज्यसभा के चेयरमैन की सैलरी बढ़ा दी। पहले 1.25 लाख थी, अब 4 लाख कर दी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी 4 लाख है, प्रेसिडेंट की सैलरी 5 लाख है। 2008 में जो पेंशन थी रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट की, वो इंक्रीज की गई 20,000 पर मंथ, 50% ऑफ हिज सैलरी पर मंथ। और इन एडिशन ही इज एंटाइटल्ड टू डेली अलाउंस, डेली अलाउंस भी उनको दिया जाता है, फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस उनको मिलता है, मेडिकल ट्रैवल मिलता है और अदर फैसिलिटीज उनको दी जाती है। उसके साथ साथ ड्यूरिंग एनी पीरियड व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, जब वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट का काम करते हैं या फिर प्रेसिडेंट का फंक्शन जो डिस्चार्ज करते हैं, या प्रेसिडेंट का काम जब वाइस प्रेसिडेंट करते हैं या फिर प्रेसिडेंट का फंक्शन जो करते हैं, तो ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू द सैलरी और अलाउंस पेबल टू द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो उनको राज्यसभा की सैलरी या उनको जो अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो उनको नहीं मिलते, उनको प्रेसिडेंट की सैलरी और प्रेसिडेंट का अलाउंस उनको दिया जाता है, वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि उनका सैलरी 4 लाख है तो उनको 5 लाख दी जाएगी, क्यों? बिकॉज वो प्रेसिडेंट का काम कर रहे हैं, चाहे वो 3 महीने के लिए करे उनका भूमिका या फिर 2 महीने के लिए करे, 6 महीने के लिए करे या 5 महीने के लिए, उनको प्रेसिडेंट की सैलरी दी जाएगी जब तक वो प्रेसिडेंट की भूमिका निभा रहे तब तक। सो इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट्स कंपेयर, थोड़ा इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की कंपैरिजन देख लेते हैं। The office of the Indian Vice President is modeled on the lines of American Vice President. इंडियन प्रेसिडेंट का ऑफिस किसकी लाइन पे है? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट की लाइन पे बनाया है। लेकिन तब भी दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो जब उनके प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है, कौन बताएगा मुझे?
कौन है अमेरिका का प्रेसिडेंट? Joe Biden sir. एग्जैक्टली। उनके डेप्यूटी कौन है? वाइस प्रेसिडेंट कौन है वहां? अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? शी इज अ लेडी ऑफ इंडियन ओरिजिन। व्हाट इज हर नेम? Harris था ना सर? Kamala Harris. कमला हैरिस। कमला हैरिस, राइट। सो कमला हैरिस वहां की कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। अगर सपोज हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वेंकैया नायडू। जब हमारे वाइस प्रेसिडेंट का जब हमारे प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है, वैकेंट होता है, तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी भूमिका निभाते हैं। कितने महीने तक निभाएगा? 6 महीने तक मैक्सिमम। उसके बाद प्रेसिडेंट के लिए इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट किए जाते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। अमेरिका में कैसा है, जब उनके प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का, तब उनका वाइस प्रेसिडेंट उनके काम निभाता है। अगर सपोज उनका प्रेसिडेंट का टर्म कितना होता है? 4 साल का होता है अमेरिका के। अगर 2 साल में ही जो बाइडेन ने वहां रिजाइन कर दिया, या फिर उनको इम्पीच किया गया, या फिर उनको उनका व्हाटएवर उनको बीमार हो गई इसलिए उन्होंने रिजिग्नेशन कर दिया, तो ऐसा कोई अगर रीजन वहां पे होता है, उनकी वहां की वैकेंसी अगर खाली होती है, तो उन्होंने कितने साल परफॉर्म किया एज ए प्रेसिडेंट? 2 साल। तो उनके कितने साल बचे? और 2 साल बचे। तो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, तो उनको उनके आगे के 2 साल कमला हैरिस को कंप्लीट करने हैं। वहां पे कोई अलग इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है? डिफरेंस क्या है इंडियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट में? हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट होता है। अमेरिका का प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। इतना खर्चा करेंगे वो बाद में, इससे खर्चा कर 2 साल के बाद। तो इसीलिए जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको अपना टर्म कंटिन्यू करना पड़ता है अमेरिका में। तो 2 साल रेस्ट ऑफ वो कंप्लीट कर देगी, लेकिन वहाँ इलेक्शन नहीं होगी। इलेक्शन फिर 4 साल के बाद ही होगी। सो इंडियन वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो प्रेसिडेंट का ऑफिस वो सिर्फ टेम्पररी वो एज्यूम करेंगे, नॉट परमानेंट। सर आपकी आवाज जरा भी नहीं आ रही है। हाँ नहीं अभी मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, आवाज कैसे आ रही है? नहीं उससे पहले भी मतलब एकदम स्लो वॉल्यूम आ रहा था, समझ में मतलब इतना नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरे को अभी मैंने मैसेज देखा था, इसके लिए मैंने लेट ज्वाइन किया। ओके ओके। तो आवाज अभी भी नहीं आ रही क्या? बाकी लोगों को आ रही है कि नहीं आवाज? नहीं सर आ रही है, एकदम स्लो आ रही है। ओके। तो कल्पेश ट्रेन का आवाज स्लो आ रही है क्या मेरी? नहीं सर आ रही है ठीक। तो भूमि तुम्हारा जो वॉल्यूम कम होगा उसको बढ़ाइए। आवाज सर अगर कम, हाँ फुल है पर नहीं आ रही है। लैपटॉप मतलब से देख रही है या मोबाइल से कर रही है? मोबाइल से। आवाज कम से- मतलब इतना मतलब समझ में आ रहा है पर बहुत स्लो आ रही है। कान के पास रखना, मतलब फोन रखना पड़ रहा है इसके लिए। तो वॉल्यूम लाइक हेडफोन नहीं कनेक्ट किया क्या तुमने? नहीं सर वॉल्यूम मेरा फुल है, आपके यहाँ से भी नहीं, मतलब मेरे यहाँ से ही प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं वॉल्यूम यानी कि लाइक हेडफोन कनेक्ट किया कि विदाउट हेडफोन सुन रही? नहीं मैं हेडफोन से कनेक्ट की तब नहीं आ रही थी, फिर नॉर्मल मैंने बंद किया तो अब बरोबर थोड़ी आ रही थी, मतलब समझ में आ रहा था थोड़ा थोड़ा। हाँ, ठीक है। बाकी लोगों को तो नहीं हो रहा है, अगर होता तो सबको नो आती। हाँ सर माइट भी मेरे साइड नेटवर्क से इशू हो इशू है। सकता है, माइट भी हाँ नेटवर्क इशू सर हो हाँ। सकता है। ठीक है, अभी आ रही है ना? लेकिन हाँ आ रहा है एकदम स्लो, मतलब कान के पास फोन रख रहे हो ना तो ही आ रहा है। माइट भी मोबाइल की प्रॉब्लम हो सकती है आपकी शायद, पता नहीं। हाँ सर मेरे यहाँ से इशू है। देख लो इसका वॉल्यूम सेटिंग, देखो तुम्हारा वॉल्यूम साउंड साउंड में जाके हाँ वहाँ सेटिंग का कम तो नहीं साउंड। अगर हम कभी सर कभी क्या साउंड। करते हैं, हम मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा भी देते हैं ना, लेकिन सेटिंग में जाके उनको पूरा फुल करना पड़ता है।
हाँ देखो सर कम होगा। वॉल्यूम फुल देखा मैंने, वॉल्यूम फुल है, पर मेरा यहाँ पे नेटवर्क इशू भी है, लाइक ओके ओके, नेटवर्क तो कम है इसके लिए। माइट भी वैसा हो रहा होगा, माइट बी दैट मेक द प्रॉब्लम। हाँ सर। ठीक है, ओके। हमने डिस्कस किया था मिनिस्टर एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट until the new president assumes charge. So that we have. So from the above, it is clear that the constitution has not assigned any significant function to the vice president in that capacity. तो वाइस प्रेसिडेंट को कोई ऐसे सिग्निफिकेंट फंक्शंस वगैरह कुछ असाइन किए नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की। तो इसीलिए सम स्कॉलर्स ऐसा ही बोलते हैं उसको कि एक सुपरफ्लुअस हाइनेस। इसका मतलब दिस ऑफिस वाज क्रिएटेड विद अ व्यू टू मेंटेन द पॉलिटिकल कंटिन्यूटी ऑफ द इंडियन स्टेट। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी को लाइक जो पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन करने के लिए ये ऑफिस क्रिएट किया गया। बाकी एक सुपरफ्लुअस हाइनेस है, मींस ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। So articles related to vice president at a glance. वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स हम देख लेते हैं। तो 63 है आर्टिकल, ये रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 64 है वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। 65 वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस during casual vacancies in the office or during the absence of president। 66 है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। 67 है term of office of vice president। 68 time of holding election to fill vacancy in the office of vice president, the term of office of the person elected to fill casual vacancy। 69 oath or affirmation by the vice president। or 70 a discharge of president's functions in the contingencies। matters relating to or connected with the election of vice president। so ये हमने vice president को देख लिया। अभी इसके बाद मैं डिस्कस करने वाला था आज Attorney General of India, so that is important. That is last in the list of union executives। नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी बाकी है हमारे। ठीक है, चलो वो मैं शेयर करता हूँ आपको। मैं नेक्स्ट पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। पहले मैं अटॉर्नी जनरल डिस्कस कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर मिनिस्टर्स को स्टार्ट करेंगे। अटॉर्नी जनरल छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है इशू, नॉट दैट लेंदी नहीं है इतना। अटॉर्नी जनरल चैप्टर नॉट गेटिंग वेरी इट। कुछ क्वेश्चन डाउट हो गए तो आप पूछ सकते हो, तब तो मैं ये सर्च कर रहा हूँ।
किसी को डाउट क्वेश्चन वगैरह होगा तो पूछिए आप रिगार्डिंग, तब तक मैं चैप्टर सर्च कर रहा हूँ। सर बोलिए। आतापर्यंत कोणत्या व्हाईस प्रेसिडेंटला त्यांच्या पदावरून दूर केलं नाही ना? नो वन, कोणीच नाही. वाइस प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट नहीं. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद कैबिनेट कमिटीज ले लेंगे. सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है. सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हम किसको बोलते हैं? जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो होते हैं ना, सो दे आर ऑल कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. देखो, प्राइम मिनिस्टर के अंडर तो कैबिनेट होता है, कैबिनेट अलग होता है, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अलग होते हैं. ठीक है, तो हम इसी को डिस्कस करेंगे. As the Constitution of India provides for a parliamentary system of government modeled on the British model. हमारा गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम कौन सा है? हमारा इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है, ब्रिटिश से लिया है. ब्रिटेन का भी सेम है, उसी के पैटर्न पे हमारा आधारित है. सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं. सो इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज और पॉलिटिकल या पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की सबसे जो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है उसको बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, सबसे बड़ा हेड होता है उनका. तो जो वो बोलेंगे वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है. ठीक है, जैसे नरेंद्र मोदी ये प्राइम मिनिस्टर, उनके अंडर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो प्रिंसिपल्स जो होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के are not detailed in the constitution, but two articles 74 and 75 deal with them in a broad, speechy and general manner. जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, गवर्नमेंट का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, उसके प्रिंसिपल जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में इतने लाइक नहीं डिटेल में, बट दो आर्टिकल्स है 74 और 75, ये दोनों डील करते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. सो आर्टिकल 74 डील्स करता है किससे? स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के स्टेटस से डील करता है. और आर्टिकल 75 जो होता है डील किससे करता है? अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पांसिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द मिनिस्टर्स. ये इससे डील करता है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन 74 में जो दी गई है उसको हम डिस्कस करेंगे. 74 आर्टिकल जो होता है वो किससे डील करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से. मींस इसका मतलब ये कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को क्या करेगी? एडवाइस देगी और एड करेगी, यानी मदद करेगी काम में. इसको प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 74 में दिया गया है. ये प्रोविजन याद रखना इंपॉर्टेंट है. आर्टिकल 74 किससे डील करता है? इट डील्स विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, सो नंबर 1, there shall be a council of ministers with the prime minister at the head to aid and advise the president, who shall in the exercise of his functions act in accordance with such advice. देखो, यहाँ पर उन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देगी सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो प्राइम मिनिस्टर उनकी हेड होती है, उनके साथ साथ. ठीक है, और जो भी कुछ फंक्शन वगैरह प्रेसिडेंट के हैं उनको एक्सरसाइज करने में वो हेल्प करेगी. So however, President may require the Council of Ministers to reconsider such advice, and President shall act in accordance with the advice tendered
after such reconsideration. Okay. So here what they are saying, president may require the council of ministers. प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उनकी एडवाइस को रिकंसीडर करने के लिए बोल सकते हैं, एंड प्रेसिडेंट shall act in accordance with the advice rendered after such reconsideration. जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस को अपनी एडवाइस को रिकंसीडर कर लेगी तब प्रेसिडेंट उसके अकॉर्डिंग अपना काम करेंगे, उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंग में जो एडवाइस जो देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके आधार पे उनके अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ता है प्रेसिडेंट। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल इमरजेंसी लगाने का एडवाइस कौन देगा? प्रेसिडेंट को। वो अपने मन से लगाएंगे क्या? नहीं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब अपने रिटर्न में लिख के देंगे कि आप लगा दीजिए नेशनल इमरजेंसी, वो लगा देंगे। जब वो लिखित में दे देंगे कि आप लगा दो फाइनेंस इमरजेंसी, वो लगा देंगे। तो उनके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ठीक है, वाइस द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर, जो एडवाइस मिनिस्टर देते हैं प्रेसिडेंट को, वो किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता या किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में उसकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती। वो एडवाइस की मैंने क्या एडवाइस दिया क्या नहीं, तो कोर्ट में चलो उसको इंक्वायरी करते, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दैट इज ऑल सीक्रेट पार्ट। आर्टिकल 75 डिस्कस करते हैं। 75 में क्या बोला गया है? ठीक है, आर्टिकल 75 डील करता है अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स। ये अदर प्रोविजंस है, जैसे 74 का एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और 75 अदर प्रोविजंस से डील करता है। ठीक है, मिनिस्टर्स। उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हम थोड़ा देख लेते हैं इसको क्या क्या बोला गया। So 75 नंबर का आर्टिकल, प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें क्या बोला गया है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे। और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट अदर मिनिस्टर्स की भी अपॉइंटमेंट करेंगे। 75 में पहला पॉइंट है। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को पकड़ के, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को कंसिडर करके जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो उनका जो नंबर होता है वो 15% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। उनका जो लोकसभा की बात कर रहे हैं, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में भी अगर होगा तो उतना ही रहेगा, सेम। 15% से ज्यादा उनका स्ट्रेंथ नहीं होगा। 15% मीन्स भी मान लो लोकसभा का टोटल स्ट्रेंथ कितना है, तो बताएगा मुझे? लोकसभा के टोटल मेंबर्स कितने हैं? 288। हाँ, 288 शायद। तो महाराष्ट्र की विधानसभा का है। लोकसभा, इंडिया की संसद, लोकसभा का मेंबर कितने हैं? कितने बताइए? कितने मेंबर्स है लोकसभा के? 545। टोटल मेंबर कितने हैं? 545। तो 545 का कितना वोट है? 15% वोट है। उसके 15% जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नंबर रहेगा। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये प्रोविजन किसमें ऐड की गई थी? ये प्रोविजन ऐड किया गया था 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 का, उसके अंदर ये प्रोविजन ऐड किया गया था। ओके, सो 3 नंबर का मतलब मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट यानी संसद, संसद का आइदर हाउस यानी दोनों में से एक, लोकसभा या राज्यसभा। सो बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी who is disqualified on the ground of defection shall also be disqualified to be appointed as minister. तो लोकसभा राज्यसभा का कोई भी अगर सभा होगा, लोकसभा यानी कि पार्लियामेंट है, लोकसभा या राज्यसभा, उसका मेंबर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर बिलोंग करता है, मानो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, वहां अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया एंड डिफेक्शन लॉ के अकॉर्डिंग, एंटी डिफेक्शन लॉ में आपको आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर में अगर उसको डिस्क्वालीफाई किया गया होगा तो फिर वो मिनिस्टर के पद से भी हट जाएगा, वो मिनिस्टर भी नहीं रहेगा। अगर मेंबर नहीं रहेगा तो मिनिस्टर कहाँ से बनेगा? कोई भी मिनिस्टर, कोई भी पर्सन मिनिस्टर बनता है क्या? नहीं। जो लोकसभा का इलेक्शन जीता है उसी को मिनिस्टर बनाया जाता है।
फिर राज्यसभा का लेकर उसी को मिनिस्टर बनाया जाता है। ये भी प्रोविजन कब ऐड की गई थी? 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। पहले ये प्रोविजन नहीं था। So minister shall hold office during the pleasure of the president. जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है तब तक मिनिस्टर अपना हाउस होल्ड करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा को रिस्पांसिबल रहेंगे। प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ्स ऑफ ऑफिस इन सीक्रेसी टू द मिनिस्टर्स। प्रेसिडेंट जो है बाकी मिनिस्टर्स को अपना ऑफिस का शपथ विधि वगैरह करवाएंगे और सीक्रेसी का भी वो करेंगे। सो मिनिस्टर हु इज नॉट अ मेंबर, जो मिनिस्टर मेंबर नहीं है पार्लियामेंट का, ठीक है, जो मिनिस्टर पार्लियामेंट का मेंबर है ना, वो लोकसभा राज्यसभा का सांसद नहीं है, यानी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। सो आइदर हाउस, किसी भी अगर हाउस का अगर वो नहीं होगा फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 consecutive months, 6 महीने तक उनको क्या करना पड़ता है? अगर वो किसी, देखो कोई पर्सन लोकसभा राज्यसभा का मेंबर हो या ना हो, उसको मिनिस्टर पद दिया जाएगा, लेकिन उसको विदिन 6 months दोनों में से किसी भी सभागृह में मिनिस्टर बनना पड़ता है, ठीक है। अदरवाइज उनका मिनिस्टर का जो दिया गया पद है वो चला जाएगा, हट जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। 8 नंबर का प्रोविजन, सैलरी और अलाउंसेस जो होते हैं मिनिस्टर्स के, तो पार्लियामेंट डिसाइड करता है। आर्टिकल 77 डिस्कस करेंगे। 77 क्या होते हैं? 77 में दिया गया कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कामकाज चलता है वो आर्टिकल 77 में दिया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कामकाज, इसका अगर आर्टिकल आपको पूछा गया वो आर्टिकल 77 नंबर। इसमें 3 मुद्दे हैं। नंबर 1, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो प्रेसिडेंट के नाम के अंडर ली जाएगी। दूसरा, ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स, जो ऑर्डर्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स है मेड एंड एग्जीक्यूटेड in the name of the president shall be authenticated in such manner as may be specified in the rules to be made by the president. तो जो भी कुछ वगैरह ऑर्डर्स वगैरह होती है और अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम, जो प्रेसिडेंट के नाम के अंदर उसको लिया जाता है, shall be authenticated, उसको ऑथेंटिकेट किया जाएगा in such manner so as may be specified in rules to be made by the president, जो प्रेसिडेंट रूल बता देंगे उसके अकॉर्डिंग। So further, the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in question on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the president, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। प्रेसिडेंट जो भी रूल्स वगैरह बना देंगे वो किसी भी अकॉर्डिंग, किसी भी ग्राउंड के आधार पे उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी पार्लियामेंट में, ओके। सो प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनिएंट ट्रांजैक्शन। तो जो प्रेसिडेंट जो होते हैं, प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनिएंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट बिजनेस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कारोबार होता है, जो कामकाज चलता है, उसके जो भी रूल्स वगैरह होते हैं वो कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाता है, ठीक है। सो एलोकेशन जो होती है उसका अमंग द मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट बिजनेस। सो ये आपको याद। सो आर्टिकल 78 इसमें क्या दिया है? ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो इसमें दिया है प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज। सो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या होती है? इट्स द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर to communicate to president all decisions of the council of ministers relating to the administration of the affairs of the union and proposals for legislation। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कामकाज चल रहे हैं, जो भी कुछ प्रशासन के जो कुछ कामकाज चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो उसके सारे डिसीजन जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसीजन ले रही है रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और उससे रिगार्डिंग जो भी कुछ लेजिस्लेशन लॉज वगैरह हो गए, लॉज के रिगार्डिंग प्रपोजल्स, इसके बारे में
प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करना पड़ता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, ये अंडर आर्टिकल 78 में। दूसरा काम प्रेसिडेंट का क्या, प्राइम मिनिस्टर का क्या होता है, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल, टू फर्निश सच इंफॉर्मेशन। तो ऐसी जो इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग प्रशासन, केंद्र का प्रशासन और जो लेजिस्लेशन होता है, प्रेसिडेंट का लेजिस्लेशन वगैरह, ओके, जो कुछ लॉ वगैरह होती है, लॉ के रिगार्डिंग जो प्रपोजल्स वगैरह होती है, तो वो क्या होता है उसको, कि वो उनको फर्निश करती है, सारी इंफॉर्मेशन उनको फर्निश करना होता है प्राइम मिनिस्टर। सो तीसरा प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा, इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय मिनिस्टर बट विच हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल। तो कोई किसी मिनिस्टर ने अगर कोई डिसीजन अगर लिया होगा रिगार्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कोई मिनिस्टर ने वो डिसीजन अगर लिया होगा और वो डिसीजन अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने उसको कंसिडर नहीं किया, किसी मिनिस्टर के डिसीजन है, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट के साथ डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी हमने बेसिक चीजें यहाँ पे डिस्कस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 88। So what is called article 88? आर्टिकल 88 में राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट्स द हाउस। मिनिस्टर्स के राइट्स क्या होते हैं कि हाउसेस को उनको रिस्पेक्ट करना पड़ता है, लोकसभा राज्यसभा का रिस्पेक्ट करना, आदर करना, ये आर्टिकल 88 में। एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ आइदर हाउस। किसी भी मिनिस्टर को किसी भी हाउस में बोलने का अधिकार है, ठीक है, आइदर हाउस, ठीक है। सो एनी जॉइंट सेटिंग, किसी भी जॉइंट सेटिंग में अपना भाषण दे सकते हैं, बोल सकते हैं, अपना ओपिनियन वहाँ पे स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। Any committee of parliament of which he may be named as named member, but he shall not be entitled to vote. लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। जैसे मानो कोई लोकसभा का मेंबर है, वो राज्यसभा में गए, राज्यसभा में वो पार्ट ले सकते हैं, उनके उसमें वगैरह होगा, वो अपना भाषण दे सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, वो सुन सकते हैं क्या वहाँ पे सब चल रहा है। लेकिन जब वोटिंग होती है वहां पे राज्यसभा में, तब ये लोकसभा का जो खासदार वहां पे गया है सांसद, ये वहां वोटिंग नहीं कर सकता है, लेकिन प्रोसीडिंग में पार्ट ले सकता है। सिमिलर राज्यसभा का कोई मेंबर है, वो लोकसभा में आ सकता है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता वहाँ। नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर, मिनिस्टर जो एडवाइस देते हैं उसका नेचर क्या होता है, उसको डाउट यहाँ तक? You having any doubt, you can ask right now. कोई डाउट होगा तो you can ask me. So no doubt. चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। Article 74 provides for a council of ministers with the prime minister at the head to head and advise the president in the exercise of his functions. Okay. Just a moment, थोड़ा मैं पानी पीता हूँ, 1 मिनट का ब्रेक लेता हूँ।
So okay, nature of advice by ministers. So Article 74 इसमें क्या दिया गया है, ये प्रोवाइड करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू हेड एडवाइस द प्रेसिडेंट. ये आर्टिकल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे उन्होंने थोड़ा इसको इलैबोरेट किया कि प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के लिए, हेड करने के लिए कौन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर के अंदर एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहेगा. ठीक है, उनकी फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अच्छे से. तो 42nd 44th अमेंडमेंट एक्ट जो था वो किया गया था एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट. देखो 42nd और 44th अमेंडमेंट एक्ट. 42nd अमेंडमेंट एक्ट तो बहुत बड़ी है, ये हुई थी 1976 में, और 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में. ये दोनों अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया था कि जो एडवाइस रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है, प्रेसिडेंट के ऊपर, ये बाइंडिंग रहेगा. देखो ना, यहाँ उन्होंने बोला है हैव मेड एडवाइस बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट. मीन्स उनका एडवाइस उनको वो सुनना ही, वो जो एडवाइस देंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो क्या रहेगा, बाइंडिंग रहेगा. So further, the nature of advice tendered by ministers to the president cannot be inquired by any court. So जो एडवाइस रहेगा, नेचर जो एडवाइस का रहेगा, वो कोई भी मिनिस्टर यानी कि प्रेसिडेंट को जो एडवाइस दिया गया है, वो किसी भी कोर्ट में उसको इंक्वायर नहीं किया जाएगा. ठीक है, तो किसी भी कोर्ट में उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता है. So ये provision emphasizes the initiate and the confidential relationship between the president and the ministers. Next हम जाते हैं in 1971 the Supreme Court held that even after the dissolution of the Lok Sabha, जब लोकसभा अगर सपोज इन केस डिसोल्व हो गई, डिसोल्व का मतलब होता है जब वो जब लोकसभा का 5 साल का पीरियड खत्म हो जाती है, या उनका ड्यूरेशन वॉट एवर,
So council of minister does not cease to hold office. ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का ऑफिस खत्म नहीं होता। अगर इन केस लोकसभा, इन्होंने 1971 में ऐसा किसने बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट ऐसे दी थी, अगर इनके सपोर्ट लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनको अपना फंक्शन चालू रहेगा उनका, वो डिसॉल्व नहीं होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लेकिन आर्टिकल 74 में ये मैंडेटरी थे, एंड देयरफॉर द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज द एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट द रिटन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होगी, डिसॉल्व नहीं होगा ना, ये तो रहेंगे अगर लोकसभा डिसॉल्व भी अगर हो जाती है। इसलिए आर्टिकल 74 जो है वो मैंडेटरी है, मींस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एडवाइस है प्रेसिडेंट के ऊपर वो क्या है, वो मैंडेटरी है, वो उनको सुनना ही पड़ता है। सो एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर विदाउट रिटन एडवाइस विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एज बीइंग वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 74। अगर कोई बॉडी होगी या फिर मानो कोई एनी एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर की कोई भी अगर ऐसा होता है कि मानो उनका एडवाइस अगर बाइंडिंग नहीं है, ऐसा अगर हो जाता है कि प्रेसिडेंट के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस बाइंडिंग नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, ये आर्टिकल 74 के खिलाफ होगा, ये उसका वायलेशन होगा, बिकॉज उनका एडवाइस क्या होता है, वो बाइंडिंग ही होता है, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा और वायलेटिव होगा, ये आप कह रहे हैं। सो अगेन इन 1974 में कोर्ट ने ये कहा था कि व्हेनेवर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सैटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, जब प्रेसिडेंट को अगर ऐसा लगता है, ठीक है, 1974 में कोर्ट ने फिर ऐसा बोला था कि जब प्रेसिडेंट को ऐसा होता लगता है, ऐसे या फिर ऐसा सेटिस्फाइड लगता है उनको, satisfaction is not the personal satisfaction of the president, personal नहीं है, but it is the satisfaction of the council of ministers with whose aid and whose advice the president exercises powers and functions। तो मतलब इसका ये है कि कोई चीज अगर प्रेसिडेंट को लगती है कि जैसे मैंने बोला था ना, when president satisfies that there is a situation like emergency की सिचुएशन हो रही है, जब प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है, ऐसा जब वो सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करवा सकते हैं। लेकिन वो सेटिस्फैक्शन प्रेसिडेंट का नहीं होता है, वो सेटिस्फैक्शन किसका होता है, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का होता है, बिकॉज वही उनको गाइड करते हैं ना कि भाई आप लगाओ इमरजेंसी, वो अपने हिसाब से नहीं लगाते, तो उनको सारी चीजें वो इन्हीं के अकॉर्डिंग करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Appointment of ministers. So the prime minister is appointed by the president. Prime minister को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और अदर जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी पर्सन को एज ए मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं जिसको प्राइम मिनिस्टर ने रिकमेंड किया है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया इस पर्सन का मिनिस्टर बना दो, तो किसी पर्सन को मिनिस्टर बना देंगे। और यूजुअली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, या तो लोकसभा और राज्यसभा के, वो अपॉइंट किए जाते हैं एज ए मिनिस्टर्स, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के लोग मेंबर्स को ही एज ए मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। सो पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ओके, अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, और कोई पर्सन जो है वो किसी भी सभागृह का वो मेंबर नहीं है, यानी कि लोकसभा का भी नहीं है, राज्यसभा का भी अगर नहीं है, नॉट अ मेंबर, कैन आल्सो बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर, तो उनको भी एज ए मिनिस्टर अपॉइंट किया जाएगा, जा सकता है। मैंने आपको पहले बोला था ना, थोड़ा रिपीटेशन है आपकी, आप जो पर्सन लोकसभा राज्यसभा का दोनों का मेंबर नहीं है लेकिन उसको मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन विद इन 6 मंथ्स उसको किसी भी सभागृह का उसको मेंबर बनना पड़ता है, अदरवाइज उसका मिनिस्टर का पोजीशन चला जाएगा, ठीक है।
A minister who is a member of one house of parliament has the right to speak and take part in the proceeding of the other house also. या ठीक है, लेकिन अगर सपोज कोई पर्सन लोकसभा का मेंबर है, ओके, या फिर मिनिस्टर है, या मेंबर पकड़ लो, कोई पर्सन लोकसभा का मेंबर है, तो अगर मानो ये राज्यसभा में ये पार्ट ले सकता है कि राज्यसभा की प्रोसीडिंग में यस ले सकता है, वहां पे बोल सकता है क्या, यस बोल सकता है उनकी प्रोसीडिंग में, लेकिन वो वहां वोट नहीं कर सकता है। ठीक, ये कैन वोट ओनली इन द हाउस ऑफ विच ही इज अ मेंबर। जिस हाउस का वो मेंबर है उसी हाउस में वो क्या करेगा, वोट करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक हाउस का मेंबर है दूसरे हाउस में वोटिंग कर रहा है। So, oath and salary of minister, salary, oath and salary of minister, minister की oath और salary हम देख लेते हैं यहाँ पे। So, before minister enters upon his office, आवाज देते हो ना? So everyone getting my voice clear? Yes, sir. So oath और salary of minister देख लेते हैं। Before a minister enters upon his office, minister अपनी ऑफिस में एंट्री करने से पहले उनको शपथ लेनी पड़ती है। ओके, शपथ क्या होती है? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। सो फेथफुली एंड कॉन्शियसली discharge the duties of his office, do right to all manner of people in accordance with the constitution and the law, so without fear or favor, affection or ill will. So we are family देख लिए। So in his oath of secrecy, हम यहाँ देख लेते हैं। Minister swears that he will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter that is brought under his consideration or becomes known to him as a union minister, except as may be required for the due discharge of his duties as such minister. So this is what you should know. So, Yamdar, in 1919, a oath by Devilal as Deputy Prime Minister was challenged. Not important. जो important है वही हम डिस्कस कर लेते हैं। Collective responsibility, individual responsibility देख लेते हैं। Responsibility of ministers. Ministers की responsibilities कैसी होनी चाहिए? Collective responsibility है, दूसरा होता है individual responsibility। देखो, fundamental principles underlying the working of parliamentary system of government is the principle of collective responsibility. So Article 75 में क्या बोला गया? ये क्लियरली ऐसा बोलता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसको रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लोकसभा। इसका मतलब क्या होता है? ऑल द मिनिस्टर्स जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लोकसभा। लोकसभा पे सारे मिनिस्टर की जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके एक्ट के लिए और उनका ओमिशन और कमीशन के लिए। तो जो भी काम करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, जो भी चीज करेंगे, उनके लिए वो लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होंगे। They work as a team वो काम करते हैं। Swim as a team, sing together। ठीक है, साथ में जिएंगे, साथ में मरेंगे, साथ में लड़ेंगे, जो भी करेंगे साथ में करेंगे। So अगर साथ में नहीं करेंगे तो फिर one by one सब हट जाएंगे। So when the Lok Sabha passes a no confidence motion against the Council of Ministers, जब लोकसभा no confidence motion क्या होता है? No confidence motion
सरकार गिराने के लिए होता है, याद रखना। नो कॉन्फिडेंस मोशन किसके लिए होता है? सरकार को गिराने के लिए होता है। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कांग्रेस ने 2 साल पहले 2018 में 19 में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया, 18 में पास, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि सरकार के ढंग से काम नहीं कर रही थी, उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस पास करवाया जा सकता है। अगर ये पास हो गया नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो सरकार गिर जाए, भले वो मेजोरिटी, अगर पास हो गया तो खत्म। तो जब लोकसभा ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करती है किसी भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट, ऑल द मिनिस्टर्स, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको रिजाइन करना पड़ता है। अगर ये पास हो गया तो सारे मिनिस्टर को क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है, including those ministers who are from the Rajya Sabha. Those ministers who are from Rajya Sabha. तो राज्य सभा से वो मिनिस्टर्स सबको, लोकसभा राज्यसभा सबको रिजाइन करना। ऑल्टरनेटिवली सरकार में जो, देखो सरकार में कुछ मिनिस्टर्स लोकसभा के होते हैं और कुछ मिनिस्टर राज्यसभा के होते हैं, तो काउंसिल मिनिस्टर दोनों को आता है ना, दोनों का मिलकर काउंसिल मिनिस्टर होता है, सिर्फ काउंसिल मिनिस्टर लोकसभा का नहीं होता, दोनों का, तो फिर दोनों को रिजाइन करना। ठीक है, so alternatively the council of ministers can advise the president to dissolve the Lok Sabha on the ground that the house does not represent the views of the electorate faithfully and call for fresh elections. देखो यहाँ पे क्या होता है, all the ministers have to resign including whatever. So the council of ministers can advise the president to dissolve the Lok Sabha. So council of ministers जो है president को एक सलाह दे सकती है कि आप लोकसभा डिसॉल्व कर दो, इस आधार पे कि लोकसभा डज नॉट रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द इलेक्टोरेट फेथफुली। जो भी इलेक्टोरेट है ना, कि जो मतदान करने वाले जो लोग हैं, जिस लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया और उन्होंने हमें वोट किया, तो उनके वोटों पे खड़े नहीं उतरे, उनके विश्वास पे खड़े नहीं उतरे, तो इसलिए आप उस आधार पे लोकसभा को डिसॉल्व करें और ये बता सकते हैं कि आप अगेन फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करा। ये कौन बोल सकते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस दे सकते हैं किसको? प्रेसिडेंट। So president may not oblige the council of ministers that has lost the confidence of the Lok Sabha. ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करेंगे फिर? प्रेसिडेंट may not oblige, तो प्रेसिडेंट के ऊपर ये बंधनकारक नहीं है, ये ऑब्लिग नहीं है उनके ऊपर कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जो बोल रहा है तो फॉलो करना है। सो हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ लोक सभा ऑर्डर। तो ये सारी एक तो क्या करेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बता एडवाइस देगा कि भाई आप डिसॉल्व कर दो लोकसभा को, या फिर सरकार गिर के वो ऑटोमेटिक उसको डिसॉल्व भी कर सकते हैं। सो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी का मतलब होता है कि, और एक मतलब ये होता है कि कैबिनेट डिसीजन जो होते हैं वो बाइंड ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को क्या होते हैं? बाइंड करते हैं, यानी कि वो कंपल्सरी वहां पे उनको देते हैं, अनदर मिनिस्टर्स के ऊपर बाइंड रहते हैं। ठीक है, so principle of collective responsibility also means that the cabinet decisions bind all cabinet ministers. So cabinet minister का जो डिसीजन होता है वो बाइंड होता है प्रेसिडेंट के ऊपर।
So it is the duty of every minister, हर एक मिनिस्टर की ड्यूटी होती है to stand by cabinet decisions, कैबिनेट के डिसीजंस पे स्टैंड करना, ठीक है। कैबिनेट जो बोलेगा सबको उस पर राजी होना पड़ता है कैबिनेट। ऐसा नहीं कि एक विरोध कर रहा है दूसरा सपोर्ट कर रहा है, ऐसा नहीं चलता है। वो टीम के साथ काम करते हैं पार्लियामेंट में। सो इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्री, अगर कोई मिनिस्टर डिसएग्री हो जाता है, ठीक है, कोई मिनिस्टर अगर डिसएग्री हो जाता है तो क्या होगा, विद द कैबिनेट डिसीजन से, सो एंड इज नॉट प्रिपेयर टू डिफेंड इट, सो ही मस्ट रिजाइन, तो उस मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। अगर मानो कैबिनेट में मानो कितने 20 लोग हैं, 20 में से एक मिनिस्टर नहीं 19 एग्री हो गए किसी डिसीजन पे और एक नहीं बोल रहा है, वो एग्री नहीं हो रहा है, तो इस अकॉर्डिंग क्या होगा, वो रद्द हो जाएगा, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसका मिनिस्टर पर पद जो होता है उसको रिजाइन करना पड़ेगा, मेंबर से नहीं रिजाइन करना पड़ेगा, मिनिस्टर पद से उसको रिजाइन करना पड़ेगा। और सेवरल मिनिस्टर्स हैव रिजाइन इन द पास्ट, ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर रिजाइन किए भूतकाल में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी रिजाइन किया था, बिकॉज उनका कुछ डिस्प्यूट हो गया था हिंदू कोड बिल के लेके। तो 1953 में उन्होंने जो हिंदू कोड बिल के ऊपर जो चर्चा हुई थी, उस अकॉर्डिंग वो कैबिनेट मिनिस्टर के डिसीजन पे वो सहमत नहीं हुए थे, तो उनको भी रिजाइन करना पड़ा था। सी.डी. देशमुख ने भी रिजाइन किया था, बिकॉज जो पॉलिसी ऑफ रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स जो थी उससे लेके कुछ डिस्प्यूट हुए थे, डिफरेंसेस हो गए थे, उनके कारण उनको भी रिजाइन करना पड़ा था। आरिफ मोहम्मद ने भी रिजाइन किया था, बिकॉज ऑफ his position to the Muslim women, protection of rights on divorce act 1986 के बिल के ऊपर उनकी जो स्टैंड था उसके सपोर्ट में था, बाकी उनको अपोज कर रहे थे, तो फिर ये भी उनको रिजाइन करना पड़ेगा। इंडिविजुअल रिस्पॉन्स हम कल डिस्कस करेंगे, डाउट्स अगर आपको होगा फिर हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास हम यहाँ पे एंड कर दें। तो डाउट अगर आपको होगा यू मे आस्क मी राइट नाउ विदाउट एनी hesitation. So कोई डाउट, कोई क्वेरीज? नहीं है कोई डाउट वगैरह? यस और नो? No doubt, sir. ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं। परसों का जो हमारा यही सेम टॉपिक कंटिन्यू हुआ कैबिनेट का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको याद रखना। सो आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आ सकता है, इसमें एक क्वेश्चन तो आएगा, बिकॉज ये बहुत लोगों को पता नहीं होता है काउंसिल का जो स्ट्रक्चर होता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता, ठीक है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए फिर आज की क्लास एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। सो ऑल ऑफ यू, थैंक यू सर। जय हिंद। Yes, sir.